नमस्ते। द एग्ज़ाम टाइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सी सेट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये फिर हमारा आपका सफ़र शुरू होगा और लगभग 40 से ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सी सेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सी सेट का सिलेबस होता क्या है। आप सब लोग जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे वो सिलेबस जानते ही होंगे। मेरा यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ आपको ये बताना है कि सी सेट के किस टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये जानते होंगे कि प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, आपको मालूम ही होगा, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। जीएस सेकेंड को ही हम लोग सी सेट का पेपर कहते हैं। इसका मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगली चीज आप ये भी जानते होंगे कि इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मैंने देखा है और विशेष रूप से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए देखा है कि जीएस सेकेंड जिसको सी सेट करते हैं उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम सबका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का वो भी हम बात करेंगे। इसमें जो ये 80 क्वेश्चन होते हैं, आपको मालूम होगा कि इसमें कंप्रीहेंशन होता है, फिर इसमें मैथ्स होती है और अगला इसमें रीजनिंग होता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग जो है मैथ पूछी जाती है और 20 से 25 क्वेश्चन के लगभग रीजनिंग पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करेंगे तो मैथ और रीजनिंग मिला के लगभग 45 प्लस क्वेश्चन हर साल रहते हैं। यूपीएससी का जो कंप्रीहेंशन वाला पार्ट है वो इसका सबसे अनसर्टेन पार्ट होता है। अगर मान लीजिए जो है 45 क्वेश्चन ही आया मैथ और रीजनिंग मिला के, तो निश्चित रूप से जो है 35 क्वेश्चन जो है वो कंप्रीहेंशन होता है। एक चीज मैं इतने सालों में दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने 35 में 35 पूरे अटेम्प्ट किए तो जरूरी नहीं कि ये जो है आपका जो है 35 के 35 पूरे सही हों। आप 20 पर भी अटक सकते हैं, 10 पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने 45 क्वेश्चन किए तो मैथ और रीजनिंग मिला के, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 27 क्वेश्चन जो होंगे आराम से आपके हो जाएंगे। अब इसका जो स्टैंडर्ड होता है, इसमें जो मैथ वाले पार्ट में जो लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 10 क्वेश्चंस जो होते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जिसको अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आराम से हो जाते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें वो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन और थोड़ा सा जो है इधर उधर की चीजें पूछते हैं। अगर 20 क्वेश्चन के लगभग पूछा तो, और फिर रीजनिंग में भी वही है, 10 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सिंपल टॉपिक से पूछते हैं, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, रैंकिंग,
डायरेक्शन, इस तरह से। और 10 क्वेश्चन जो हैं इनके जो है थोड़े से जो है लॉजिकल रीजनिंग और थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। कुल मिला जुला के हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर आपने मैथ और रीजनिंग को भी अटेम्प्ट किया केवल और कंप्रीहेंशन छोड़ दिया तो भी जो है आप इजीली जो है 45 में 27 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगली चीज आपको ये बतानी है मुझे कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चन कभी भी जो है आप 50 प्लस से मत कीजिए। मतलब आपका जो रेंज होगा मैक्सिमम 50 क्वेश्चन और मिनिमम 40 क्वेश्चन। 40 से कम मत कीजिए, 50 से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अंततः आपको केवल 27 क्वेश्चन करने हैं। आपके पास 2 घंटे हैं, 2 आवर्स हैं। 2 आवर्स का मतलब होता है 2 × 60 120 मिनट्स। और ये इतना एनफ टाइम होता है कि आप इसमें जो है 50 से 40 क्वेश्चन, 50 और 40, 50 और 40 के बीच में जो है आप आराम से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो लोग सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो हमेशा ये जाने कि ये मेरा सजेशन है एज अ एक्सपर्ट कि आप जो है इस 80 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग सबसे पहले करेंगे। जब आपको लगे कि नहीं मैथ और रीजनिंग से 27 क्वेश्चन नहीं हो सकते आपके, तभी आप जो है कंप्रीहेंशन टच करेंगे। ये मेरा सजेशन है। अब हमारी जो ये वीडियो सीरीज है उसमें हम लोग सी सेट के मैथ वाले पोर्शन में जो है मैथ्स वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। हमने इसका पूरा शेड्यूल भी आपको दिया था अपने फेसबुक पेज पे, और फेसबुक पेज का लिंक जो है आपको स्क्रीन पर ये दिख भी रहा है, वहां से आप इसको जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग किस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे। पहली चीज की टॉपिक समझने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि सी सेट का पेपर एसएससी या बैंकिंग का पेपर नहीं होता है। इज नॉट अ एसएससी या बैंकिंग टाइप पेपर। यूपीएससी जो है हमेशा जो है कैट पैटर्न को फॉलो करते हैं शुरू से ही। 2011 से ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको जो है दिख जाएंगे जिसमें उन्होंने जो है कैट के क्वेश्चन को कॉपी किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सी सेट का पेपर मिनी कैट का पेपर। जब हम आप आगे इस सफर में चलेंगे तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वो कहाँ कहाँ कैट के क्वेश्चन को जो है उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, उसका जो है एक छोटा रूप पूछा है। एक सिंपल सा जो एग्जांपल ले लेते हैं, और ये क्वेश्चन है 2011 का, प्रीवियस ईयर देखिएगा। ऐसे उन्होंने एक फिगर बना के दिया हुआ है, ठीक। ए से बी तक एक किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, और या तो वो इस तरफ चलेगा या तो इस तरफ चलेगा। वो कुल कितने तरीकों से जो है वो जा सकता है। और ये आश्चर्य होता है कि मेरी संस्था द एग्ज़ाम टाइम, सुमित कुमार द एग्ज़ाम टाइम, मुखर्जी नगर की सी सेट की एक बड़ी संस्थाओं में गिनी जाती है। सी सेट पिछले 10 सालों से 8-9 सालों से मैं सी सेट पढ़ाता रहा हूँ। ज़्यादातर जगहों पे जो है इसको ऐसे काउंट करना बताया गया, 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे, इस तरह से काउंट करना, जबकि ये बिल्कुल गलत है जो है। और ये जो है जब हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट होता है। ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट होता है, उसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड में लग जाता है। तो मेन चीज ये है इस क्वेश्चन को बताने का, ये है कि हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेके। तो हमेशा आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग कहीं पर भी जो है ट्रिक की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहली चीज कि यूपीएससी जो है बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के चलती है।
दूसरी चीज, कैलकुलेशन जो है इनके यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आप जिसमें कैलकुलेशन है ही नहीं है, और एक्चुअली ये कैट का पैटर्न होता है। कैट में जो है, कैट के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, आप उसको सर्च कर सकते हैं जाके नेट पर, आराम से इजीली अवेलेबल है। तो वो उनके यहाँ जो इंडिया का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप जानते होंगे। लेकिन इनके यहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, ये कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट पर फोकस करेंगे। कैलकुलेशन बहुत जो है कठिन नहीं पूछते हैं, और वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th-10th में भी मैथ नहीं पढ़ी है, वो अगर मुझे फॉलो करेंगे, और जब हम लोग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सी सेट का, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वहाँ पर कैलकुलेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं पूछते हैं। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सी सेट का मतलब एसएससी बैंकिंग नहीं होता है, ये मिनी कैट होता है। अब मैथ में जिन चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले, या जिस पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो सबसे पहले नंबर सिस्टम। हर साल 2, 3, 4 क्वेश्चन जो हैं, और बड़े मजेदार क्वेश्चन ये पूछते हैं, नंबर सिस्टम। अगला जो है, फिर नंबर सिस्टम के बाद ही जो है एलसीएम, एचसीएफ, 1-2 क्वेश्चन जो है हर एक इंटरवल पे, जो है 1 साल के इंटरवल पे इन्होंने एलसीएम एचसीएफ का दिया है। तीसरा जो है सिंप्लीफिकेशन, हमने देखा है कि 1-2 क्वेश्चन उन्होंने सिंप्लीफिकेशन से भी उठा के रख दिया है। हमने आपको बताया कि अगर किसी ईयर में सी सेट के पेपर में 20 क्वेश्चन आए मान लीजिए, तो लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने 9वीं 10वीं की मैथ एनसीईआरटी की पढ़ी है तो आराम से आप जो है 10 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन ये हम लोगों का शुरुआत होगा, जिसमें हर साल तो इससे क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन नंबर सिस्टम जो है बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और इससे हर साल उन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा। अगला इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जो है डीआई इनके यहाँ हर साल पूछा जाता है। आपको परसेंटेज मालूम है तभी आपको डीआई भी मालूम होगा। अगला, अगर आपको परसेंटेज मालूम होगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस भी मालूम होगा, और ये भी डीआई में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है। फिर इसके बाद अगर आपको परसेंटेज मालूम है तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम होगा। ये अगला कि अगर आपको परसेंटेज मालूम है तभी आपको जो है रेशियो का भी पता होगा, और ये भी जो है डीआई में रोल प्ले करता है। तो 3 टॉपिक जो हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे ज्यादा डीआई में जो है रोल प्ले करते हैं। अगला टॉपिक जो होता है वो एवरेज का होता है, और जिन जिन टॉपिक के आगे मैं स्टार लगा रहा हूं वो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज। परसेंटेज है तो प्रॉफिट लॉस भी एक तरह से आप कह सकते हैं परसेंटेज का ही पार्ट होता है। फिर इसके बाद जो इनके यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस। लगभग हर साल इन्होंने जो है टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे हैं। अगला आपका टॉपिक होगा फिर नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क अगर आपको पता है तो इसी के कंसेप्ट पे जो है आप आराम से पाइप वाला क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक नहीं, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो इनका फेवरेट टॉपिक है, लगभग हर साल हर
साल या हर साल एक इंटरवल पे जो ये देते रहते हैं, और वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये इनका सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो मैथ्स में इतने ही चैप्टर, और मैं ये भी आपसे कहूँ कि आपको हर चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो की चैप्टर्स हैं वो हमने आपको बताया। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो होता है वो अंक जिसको कहते हैं, डिजिट जिसको कहते हैं, और वो डिजिट क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। हिंदी में इसको संकेताक्षर बोलते हैं। ठीक, ये संकेताक्षर होते क्या हैं? जैसे आप अभी तक 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये आप लिखना जानते ही होंगे जो है। एक और लिख रहा हूं, कभी देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं देखा है तो आपके घरों में अगर आपके ग्रैंडफादर होंगे तो ये इन डिजिट इस तरह के सिंबल्स का जरूर प्रयोग करते रहे होंगे। ये देवनागरी कहा जाता है और ये इंग्लिश पैटर्न है। एक और है वो जरूर आप जानते होंगे, ये रोमन है। ये इंग्लिश पैटर्न है जिसको हम आप यूज करते हैं। ये भारत की अपनी वो है और ये रोमन है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2011 से पहले जीएस में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जीएस प्रीलिम्स में रोमन से भी क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछा था। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरेसी विच आर पॉपुलर इन इंडिया। फर्स्ट इज इंग्लिश पैटर्न, सेकेंड इज देवनागरी और थर्ड इज रोमन। ये न्यूमरेसी है जो है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि देयर आर ओनली 7 सिंबल्स। रोमन न्यूमरेसी में केवल 7 सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। पहला सिंबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन इसमें 0 को इंक्लूड करके देयर आर 10 सिंबल्स। इसमें 0 को इंक्लूड करके देयर आर 10। इन्हीं सिंबल्स का प्रयोग करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि रोमन में 0 के लिए कोई सिंबल का यूज नहीं होता है, यहां पर तो जो है वो होता है। और अगली चीज रोमन की एक खासियत ये भी है कि किसी भी सिंबल को आप 3 बार से, यू कांट यूज मोर देन 3 टाइम्स अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा तो हम ये लिख सकते हैं 1111, 1111 हो गया। एक सिंबल को हमने 3-4 बार यूज किया। लेकिन रोमन में जो है किसी भी सिंबल को जो है 3 बार से ज्यादा, जैसे 3 लिखने के लिए हम इस सिंबल का 3 बार प्रयोग करते हैं। लेकिन 4 लिखने के लिए हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं। 4 लिखने के लिए आप जानते होंगे कि 4 ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। आप पन्ने पर रोमन के जो है रोमन न्यूमरेसी कैसे लिखी जाती है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे कि रोमन न्यूमरेसी आपको जानना चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जो है कमेंट कर सकते हैं। तो रोमन न्यूमरेसी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा बचपन की बातें, तो सबसे पहले एक बच्चा जो होता है वो नंबर सीखता है, डिजिट सीखता है। तो कहाँ से शुरू करता है? 1 2 3 4। 0 नहीं सिखाया जाता है आपको। आपके घर में आपकी मदर ने, माँ ने या फादर ने या बड़े भाई बड़ी बहन ने 0 नहीं सबसे पहले सिखाया होगा। सबसे पहले 1 से। क्यों? क्योंकि उसको सिंबलाइज करना जो है आसान होता है। तो यहीं से शुरुआत होती। इसी को जो है नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको n से डिनोट किया जाता है। n इज अ सेट ऑफ
1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्या नेचुरल नंबर क्या था? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जहां से आपने अपनी पढ़ाई शुरू की बचपन में, जो चीज सबसे पहले आपको सिखाई गई थी वो काउंटिंग नंबर्स ही सिखाई गई थी। एंड दीज काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। व्हेन 0 is included in this natural number, this is called whole number. Zero, 1, 2, 3, so on. When 0 is included in natural number, that is called whole number. When negative, अब थोड़ा और बड़े हुए होंगे आप, जब आप थोड़ा और बड़े हुए होंगे तो आपने नेगेटिव नंबर सीखा होगा। तो जब आपने नेगेटिव नंबर, जब होल नंबर में इसमें नेगेटिव नंबर जोड़ दिया जाता है तो इसको इंटीजर कहते हैं। अमूमन आई से डिनोट किया जाता है, और -4, -3, 0, 1, 2, so this is called integer. अब थोड़ा सा इसको जो है, जो यूपीएससी ने जिस तरीके से जो है पूछा है, उसको लेते हुए जो है कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। जैसे जब भी इस तरह के डिजिट की बात की जाती है तो वो जो है नेचुरल नंबर जो है वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाइएगा और मैं दिखाऊंगा भी आपको कि जो है वो नेचुरल नंबर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए जो है वो यूज़ करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर शब्द की जगह जो है, वर्ड की जगह, वो पॉजिटिव इंटीजर प्रयोग करते हैं। तो इंटीजर में जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो जो होता है निगेटिव इंटीजर, और यहां से लेके इसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो सर्टेनली all positive integers are natural numbers. Certainly you can say that all positive integers are natural numbers. अब होल नंबर को भी जो है उन्होंने एक नए नाम से जो है यूज किया था। अगर आप यहां से लेके, मतलब 0 के जस्ट पहले से अगर लेके, अगर इस तरह से जो है आप इनको क्या कह सकते हैं? ये निगेटिव नंबर हो गए। तो अगर ये निगेटिव इंटीजर हो गए तो यहां से लेके इनको जो है नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोला जाता है। नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोला जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दीज नंबर्स आर आल्सो होल नंबर, इज अ सेट ऑफ होल नंबर। तो होल नंबर को जो है नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोला जाता है। और ये सब मैं आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं इन टर्मिनोलॉजीज का जो है यूपीएससी ने अपने सी सेट के पेपर में प्रयोग किया है। तो ये हो गया आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। अगली चीज आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कीजिएगा, या आपके स्क्रीन पर जो ये मेल आईडी दिख रही है उस मेल आईडी पर आप हमको मेल भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है आपके किसी भी डाउट को जो है क्लियर कर पाऊं। ठीक, ये इंटीजर को जो हमने जो है कई पार्ट में जो है करके देखा। तो नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है, होल नंबर को नॉन निगेटिव इंटीजर भी बोला जाता है। इंटीजर, अब जब इंटीजर में फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो उनको जो है रेशनल नंबर बोला जाता है।
व्हेन फ्रैक्शनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, पहले आप लिख लीजिए रैशनल नंबर। और ये कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है इज अ सेट ऑफ -4, -3, -2/3, 0, 1/2, 1, so on। ये रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर की एक डिफिनीशन होती है, जो है डिफिनीशन ये होती है कि ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, वेयर p and q are an element of integer। ये परिभाषा जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो केवल समझ भी सकते हैं। ठीक, हमने ये कहा, अब बोर्ड पे समझ लेते हैं इसको, कि ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, वेयर p and q आर एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। बचपन की बातें याद कीजिए, जैसे आपने कोई की हर संख्या, हर क्या मतलब, अगर आपने 2 लिखा, 2 लिखा, तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 का मतलब होता है 2/1। अगर आपने 0 लिखा तो 0 को आप 0/1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो है फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, जिसमें इसको न्यूमरेटर अंश और इसको हर बोलते हैं। ये अंश और ये हर। तो हर वो संख्या जिसको भिन्न रूप में भी लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। अगली चीज इसमें एक कंडीशन और है, और वो कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो है, अगर मान लीजिए कि 4 में हम 2 से डिवाइड करें तो कोशेंट क्या होगा, भागफल क्या होगा? 2। या थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 में हम 3 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा? कोशेंट भागफल क्या होगा? 4 होगा। या मान लीजिए 13 में हम 3 से डिवाइड करें तो करके देख लीजिए, 3, 1। ये कोशेंट होता है, भागफल होता है, और इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर, या हिंदी में इसको कहते हैं शेषफल। शेष, ठीक ना? अगर 13 को ही हम 0 से डिवाइड करें देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? जो लोग थोड़ी बहुत मैथ जानते होंगे वो जरूर इसका आंसर बता देंगे कि इंफिनिटी होता है। क्यों? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा होता है, इंफिनिटी क्यों होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जब ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले जो है, जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ है। आदिम अवस्था से आदमी जो है सबसे पहले जो है कृषि का काम शुरू किया। जब कृषि शुरू किया तो नापना तोलना सीखा होगा, तो जहाँ पर भी मेजरमेंट आया वहाँ पे नंबर्स की ज़रूरत पड़ी।
और जहां पर भी मेजरमेंट आया वहां पे सबसे पहले उसने जो है हमारे आदि मानव ने जोड़ना और घटाना सीखा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने एडिशन सीखा तभी उसने जो है मल्टीप्लिकेशन सीखा, उसने सब्सट्रैक्शन सीखा तभी उसने जो है डिवीजन सीखा। अब आप कहेंगे कि कैसे? दिस फंक्शन इज अ टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन। इस भाग की क्रिया को हम घटाने की क्रिया में भी बदल के आपको दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए 13 लिया, 3 सब्सट्रैक्ट किया, कितना बचा? 10। एक बार सब्सट्रैक्ट होने के बाद आ गया। फिर 3 सब्सट्रैक्ट किया, कितना बचा? 7। 2 बार सब्सट्रैक्ट कर लिया। फिर 3 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 3 सब्सट्रैक्ट किया, कितना बचा? 4। 3 बार कर लिया। फिर 3 सब्सट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1। 4 बार। मतलब मैक्सिमम 3 को 13 में कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो 4 बार। अंत में बचेगा क्या? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसी पूरे फंक्शन को हम इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। पढ़ेंगे कैसे? 3 इज सब्सट्रैक्टेड 4 टाइम्स, then the remainder will be 1. 3 is subtracted 4 times, then the remainder will be 1. तो सब्सट्रैक्शन की क्रिया हमने सीखी, हमारे आदि मानव ने सीखी, तभी उसने डिवीजन सीखा। अब ये इन्फिनिटी कैसे होता है ये आपको बता रहा हूं। सेम प्रोसेस करेंगे। जब आप 13 0 घटाया, फिर 13, फिर 0 घटाया, फिर 13, ये आप करते चले जाइए, कहीं पर भी ये टर्मिनेट नहीं होता है जिस तरह से ये टर्मिनेट हुआ। तो मैथमेटिक्स में जब कोई फंक्शन टर्मिनेट नहीं हो पाता है तो हम उसको इनफाइनाइट या इन्फिनिटी कह देते हैं। ये वाला फंक्शन यहां आके टर्मिनेट हो गया, इसलिए इसका रिजल्ट आया। तो जिस भी फंक्शन का रिजल्ट, बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं कि अगर मैथ्स में किसी भी फंक्शन का रिजल्ट नहीं आता है तो उसको इन्फिनिटी कर देते हैं। इसीलिए जब हमने लिखा कि ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स which can be expressed in p by q, where p and q are an element of integer and q is not equal to 0. अब अगर मान लीजिए हमने 2 इंटीजर लिए, इंटीजर तो 2 भी है और इंटीजर 0 भी है, तो 2 by 0 अगर हमने इसको कंसीडर नहीं किया तो आप कहेंगे कि p और q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं हुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट जो होगा इनफाइनाइट होगा। तो इसलिए ये एक कंडीशन और जोड़ी गई कि q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के बारे में आपको बता दिया, और इससे अब आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब इसके आगे चलिए देखते हैं। आपको हमने 4 चीजें बताई अभी तक। पहला नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद हमने बताया आपको होल नंबर, फिर उसके बाद बताया हमने आपको इंटीजर, फिर उसके बाद हमने आपको बताया रेशनल नंबर। इसको वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए। सपोज कीजिए ये नेचुरल नंबर का, तो अभी हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 etc। आगे चलते चले जाइए। होल नंबर की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको
कि व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, तो जीरो इसमें इंक्लूड कर दिया ऊपर से, तो ये सर्किल हो गया आपका होल नंबर का। फिर हमने आपको इंटीजर के लिए क्या बताया था, हमने आपको इंटीजर के लिए बताया था कि व्हेन नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड, -1 -2, तो ये क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया। फिर हमने रेशनल नंबर के लिए क्या बताया था कि व्हेन फ्रैक्शनल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, दैट सेट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मतलब -1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि यू कैन से दैट कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सर्किल है होल नंबर के अंदर है, या इंटीजर के अंदर है, या रेशनल नंबर के अंदर आता है, ठीक ना। बट इफ अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, या ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, और ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन है इसका, आप इसको समझिएगा। बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए √3, √5। अब आप कह सकते हैं कि √3 को √3, अब ये भी तो फ्रैक्शन, लेकिन ये फ्रैक्शनल, प्योर फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होता है, ये आप जानते रहिएगा, ठीक ना। फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब होता है कि जब हम लिखेंगे 3/4, तब ये प्योर फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स तो हैं जिनका यूज भी होता है काउंटिंग में, लेकिन दे आर नॉट कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको इररेशनल नंबर कहते हैं। तो इररेशनल नंबर, ऐसे बहुत से नंबर्स जिनको फ्रैक्शनल फॉर्म में बटे सही के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो इररेशनल नंबर होते हैं। तो यहां पर इसको अलग से दिखाया जा रहा है। ये एक डिवीजन है नंबर्स का जो हमने आपको बताया। ये सब मिलके ही जो है रियल नंबर कहलाता है। ठीक, ये सब मिलके ही रियल नंबर कहलाता है। तो रियल है कोई वर्ड जब स्पेसिफिक वर्ड बनता है तो तभी बनता है जब उसका जो है अपोजिट हो। तो रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर भी होता होगा, इमेजिनरी नंबर भी होता है। इसका यूज बहुत नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि बात हो रही है तो जैसे √-3 यू कैन से दैट इज इक्वल टू √ एंड √ माइनस। नहीं समझ में आ रहा तो इसको 1 लिख लीजिए। इसका तो रिजल्ट आ सकता है, √3 का कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा, लेकिन इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिफाइंड। सो नंबर तो है लेकिन इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक्चुअली नंबर सिस्टम जो होता है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के ये पार्ट होते हैं का ये डिवीजन होता है। ये पहला स्टेप है जो हमने आपको बताया और आपको इसको जानना चाहिए। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बाद में हम बात करेंगे। अभी में हम इस वीडियो में केवल इतना बता रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट नंबर सिस्टम का क्या होता है। अब आगे आ जाइए।
दो तीन फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने ले लिया 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/7। इसका डेसिमल वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 1/2 बहुत सिंपल है, जानते हैं 0.5। 1/4 बहुत सिंपल है 0.25। 1/8 0.125। 1/3 और 1/7। इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको डेसिमल वैल्यू में जो लोग पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, दशमलव दिया, 0 उतारा, कितनी बार गया, 5 बार, बस। तो 1/2 की डेसिमल वैल्यू, उसी तरह से इसको निकाल लेते हैं। डेसिमल दिया 0, कितनी बार गया, 3, 9, 1, फिर अपने आप 10, आपको मालूम है दशमलव के बाद 0 अपने आप आता है, 3, 9, 1, फिर 0, 3, 9, मतलब ये चलता चला जाएगा, कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.33 ... 1/7 भी देख लेते हैं। 17.0134 28 2 0 2 14 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 56 4 0 5 5 5 7 4 9 1, फिर वही रिपीट होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.1428557, फिर 1 से शुरू होगा। अब अगर इनका नेचर देखें आप, इनका अगर आप इन फ्रैक्शनल वैल्यूज के डेसिमल, इन फ्रैक्शनल नंबर्स के डेसिमल वैल्यूज देखें और इनका नेचर कंपेयर करें, तो दो तरह के आपको आते हैं। एक तो इस तरह के हैं और एक इस तरह के हैं। दोनों में अंतर क्या है कि डेसिमल के एक निश्चित स्थान पे जाके ये टर्मिनेट खत्म हो जा रहा है, उसके बाद कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म तक चले जा रहे हैं। रैशनल नंबर दो तरीके का होता है। रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर का ये होता है और एक रैशनल नंबर ये होता है। अगर आप इसको देखें तो ये जो है टर्मिनेटिंग हो गया, और अगर आप इसको देखें तो ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक चला जा रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यूपीएससी में इससे बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी देख लीजिए। ये जो हमने लिखा इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। इसको हमको लिखना होगा, तो जहां से ये रिपीट होना शुरू हुई उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.1428557 बार। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको देख लीजिए। जैसे उन्होंने दे दिया कि 0.125 बार
को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए, भिन्न रूप में लिखिए। और ये बिल्कुल इतना सिंपल भी नहीं पूछते, यहाँ तो आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। करते क्या है उसको ध्यान से सुनिए। दशमलव के राइट हैंड साइड के डिजिट को एज इट इज लिखना है, 1 2 5 इसी ऑर्डर में है, हमने लिख लिया। माइनस दिया, जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस के इस तरफ लिखेंगे, अपॉन में करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे। दैट इज 1 2 4 अपॉन में 9 9 0। आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो यूपीएससी ने पूछा था, और क्या पूछा था उसको देखिए। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था 2.6 बार माइनस 1.9 बार इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, ऑप्शन उन्होंने क्या दिया था, 0.6, 0.6 बार, 0.7, 0.7 बार, ये ऑप्शन था। अब देखिए, अगर आप गेस भी लगाएंगे तो 0.6 बार ये दिख रहा है, तो एक ऑप्शन है, तो हो सकता है ये हो, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हो, ये तो हम लोगों ने गेस लगाया। इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.6 बार लिखा जा सकता है। जैसे 1.2 है, इसको 1 प्लस 0.2 भी लिखा जा सकता है, वैसे ही हमने लिख दिया। माइनस इसको भी वैसे लिख लीजिए, 1 प्लस 0.9 बार। अब देखिए 0.9 बार का मतलब क्या हो गया, अभी इसके पहले बस जस्ट बताया था, दशमलव के दाहिनी तरफ के सारे अंकों को एज इट इज लिखिए, माइनस देंगे, बिना बार के कोई भी नहीं है तो 0 भी लिख देंगे, कोई मतलब नहीं भी लिखेंगे। जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9, तो 9 मतलब 9 अपॉन में 9 दैट इज 1, मतलब 0.9 बार की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2, तो 2 प्लस 0.6 बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0.6 बार। यही इसका आंसर होगा। ये यूपीएससी का एक क्वेश्चन था। तो रैशनल नंबर को, ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है, उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हमने बताया। अब उसके आगे अगला होता है प्राइम नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर की डिफिनीशन क्या होगी, प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है all those numbers which are greater than 1, all those numbers which are greater than 1 and only divisible by either itself or 1। मतलब वो सभी संख्याएं जो 1 से बड़ी होती हैं और या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। प्राइम नंबर से बहुत तरह के, बहुत बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल होता है। और अब हम सिंपल जो बचपन में आप लिखते थे, एक 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई, 1 से बड़ी, तो 1 तो होगा नहीं। वे सभी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं, तो सभी संख्या 1 से कटती हैं, तो 2 होगा। 2 1 से भी कट जाएगा और अपने से भी कटेगा, 3 होगा। 4 जो है वो स्वयं से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो 4 नहीं होगा।
5 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, सो ऑन। अब ये होमवर्क आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, यूपीएससी ने जो है पूछा था बहुत बार इससे। तो आपको करना क्या है, 1 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन करने के बाद अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप हमको मेल कीजिएगा। मेरी इंस्टीट्यूट का मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जो है, और कुछ फिर डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। मतलब 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। उसके बाद 3। 2 जो है अभी हमने बताया नहीं, लेकिन 2 इवन नंबर भी होता है, सम संख्या भी होता है। तो 2 के बारे में ये कहा जा सकता है सबसे छोटी संख्या, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा प्राइम संख्या, सबसे छोटा प्राइम नंबर, एक चीज ये। दूसरी चीज इसके बारे में ये कही जाती है कि इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक। उसके बाद 3, 5, 7 इस तरह से हमने फिर अभी आपको बताया कि आपको जो है 1 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी ने 1 से लेके 100 के बीच के प्राइम नंबर्स को लेके बहुत बार क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपको जानना है। ये तो 1 से लेके 100 के बीच का था। मान लीजिए आपको कोई ऐसी संख्या दे दे 123, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अभी तक तो आपने 1 से लेके 100 के बीच का ही हमने आपको याद कराया। तो इसके स्टेप क्या होते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है। हम जो है उन्हीं नंबर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो बार बार उन्होंने पूछा है, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा इधर उधर की भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहला स्टेप ये होता है कि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। अब आपको करना क्या है, अमूमन ये करते क्या है कि बहुत बड़े नंबर्स नहीं देते हैं, वो ऐसे ही नंबर्स देते हैं जिनका स्क्वायर रूट जो होता है 20 से नीचे, 20 या 20 से नीचे का होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। मतलब द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 123 एग्जिस्ट बिटवीन 11 एंड 12। 123 क्या 121 से बड़ा और 144 से छोटा है, तो मतलब लगभग इसकी वैल्यू जो है 11 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हम इतने से ही काम चला लेंगे। दूसरा स्टेप इसका क्या है, दूसरा स्टेप इसका ये है कि 11 या इससे नीचे के जितने प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे 123 को डिवाइड करेंगे। 11 या इससे नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं उससे 123 को डिवाइड करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है इसका, इफ 123 इज डिविजिबल बाय आइदर ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 11, 11 से छोटी
यदि 123, 123, 11 या इससे छोटी किसी प्राइम नंबर से विभाजित हो जाती है तो दिया गया ना 123 प्राइम नंबर नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, यदि 11 या इससे छोटे किसी भी प्राइम नंबर से 123, 123 विभाजित हो जाती है तो 123 प्राइम नंबर नहीं होगा। और यदि विभाजित नहीं होती है, यदि विभाजित नहीं होती है, इफ नॉट डिविजिबल, पहला कंडीशन है इसका, और यदि नहीं विभाजित होती है, यदि नहीं विभाजित होती है तो प्राइम नंबर होगा, तो प्राइम नंबर होगा। अब आपको करना क्या है कि 123, 123, 11 से छोटे, 11 या इससे छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 11 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? 10 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 7 होगा, 6 होगा नहीं, 5 होगा, 4 होगा नहीं, 3 होगा और 2 होगा। 2 से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट पर अगर कोई इवन डिजिट है 2, 4, 6, 8 है तभी वो 2 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 2 से देखने की जरूरत नहीं होती। 5 से भी देखने की जरूरत इसलिए नहीं होती है कि यूनिट डिजिट पर 0 या 5 होगा तभी वो संख्या जो है, नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है। ये जब डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम आएंगे तब इसको हम लोग बात, मतलब आपको सीधा सीधा 3, 7, 11 से नहीं कट रहा है, 7 से देख लीजिए। नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा। 3 से देख लीजिए, सर्टेनली कट जाएगा। सो 123 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल। और आपको करना क्या ये भी बता दें, सबसे पहले 11 से मत डिवाइड कीजिए, छोटे प्राइम नंबर से। मतलब सबसे पहले हमने भले ही यहाँ पे सबसे लास्ट में इससे डिवाइड किया 3 से, लेकिन जब आप वर्क करेंगे और तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो सबसे पहला स्टेप आपका 3 से होगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है 3 के बाद 7 कर लीजिएगा और तब उसके ऊपर 11, इस तरह से बढ़िएगा। छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलिएगा। तो ये जैसे हम लोगों ने अननेसेसरी किया, एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। तो 123 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये प्राइम नंबर के बारे में था। आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके या मेल करके मुझे जरूर ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में और उन स्टूडेंट्स में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सुमित कुमार, द एग्जाम टाइम की ओर से, नमस्ते।